नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है टू डू आइस में। जो हम जियोग्राफी में देख रहे थे भू संचलन, तो भू संचलन का मैंने आपको बेलेन पढ़ा बताया था। आज मैं आपसे बात करूंगा भू संचलन का भ्रंश। तो भ्रंश के कारण कौन कौन सी देश भूमि का निर्माण होता है। जितने वो घाटी हैं और पर्वत हैं वो भ्रंश घाटी से भी बनते हैं, लेकिन सारे नहीं। तो जो बलित पर्वत आप देख रहे थे, जैसे हिमालय रॉकीज, तो बलित पर्वत थे। पुनः भ्रंश से भी पर्वत बनते हैं, भ्रंश से भी घाटियां बनती है। तो इसी का बात करेंगे कि भ्रंश क्या होता है। भ्रंश, ये क्या पढ़ रहे हैं आप टॉपिक में, तो बोलेंगे भू संचलन के अंदर जो भू संचलन का कारण था एक भ्रंश, तो उसी में आप पढ़ रहे हैं भ्रंश। अर्थ मूवमेंट में भ्रंश, फॉल्ट इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। भ्रंश का सिंपल भाषा समान अर्थ क्या है, जो नॉर्मल जनरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। भ्रंश समान अर्थ होता है दरार। आप रोड पे एक दरार देखते होंगे, जैसे रोड है, ठीक है, यहाँ पे एक खाई दिखाई दे रहा है आपको, गड्ढा। तो जो गड्ढा है वो क्या है, आपका भ्रंश है या दरार बोलिए, इसी में। तो दृश्य भूमि, उसका निर्माण भ्रंश से भी होता है। बहुत सारे अलग अलग लैंड फॉर्म है। ये बनते कैसे हैं, भ्रंश का कारण क्या है, तो भ्रंश का कारण आप बताएंगे तनाव है, तनाव बल। क्या बताएंगे, तनाव बल। इसके कारण क्या होता है, भ्रंश आती है। या तो तनाव एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में काम करे या एक दूसरे की डायरेक्शन में काम करे। तो डिपेंड करता है कि तनाव बल किस साइड लग रहे हैं। या तो इस साइड, जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ में दरार को इस साइड ले जाए, या तो फिर एक दूसरे के पास ले जाए, ऐसे। तो भ्रंश का कारण बोलेंगे आप तनाव बल है। इस आधार पे जो तनाव लग रहे हैं, दो तरीके से लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में, डिपेंड करता है तनाव बल के प्रकार पे। तो इसी में मैं आपको इसका प्रकार बताता हूँ। तो भ्रंश आप एक सिंपल भाषा में लिखेंगे कि धरातल पे पड़ने वाले जो दरार है, विदर्भ है, विभंग, उसे हम क्या बोलते हैं, विभंग को भ्रंश कहते हैं। तो दो भ्रंश रेखाओं के बीच का कोई भूभाग या तो दब जाए तो उड़ जाए, जैसे भ्रंश रेखा है। तो भ्रंश रेखा, दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग, ये वाला, ये अर्थात ये नीचे दब जाए या उड़ जाए, दोनों कंडीशन हो सकती है। देखिए तो उड़ जा रहा है ये, सीधा सीधा, ठीक है, या तो फिर नीचे धंस जा रहा है। या थर्ड कंडीशन भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसी संरचना बन जाए कि एक भूखंड दूसरे भूखंड के ऊपर आ जाए। तो दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भूभाग, जहाँ पे दरार पड़े, यहाँ एक दरार पड़ गया, यहाँ दरार पड़ गया, तो इसके बीच का ये वाला पोर्शन किस साइड जा रहा है, या तो इस साइड जाए या तो फिर इस साइड आए। तो ये है भ्रंश। अब बात करते हैं तनाव का बल। तनाव के बल के आधार पे दो प्रकार के हैं, क्योंकि डायरेक्शन दो प्रकार का दिख रहा है आपका। तो बोलेंगे समान भ्रंश होते हैं और उत्क्रम भ्रंश, रिवर्स भ्रंश होते हैं। जो समान भ्रंश है, भ्रंश में, समान भ्रंश में जो तनाव का बल है विपरीत डायरेक्शन में लगता है। तो कुछ एरो का निशान बना के भी दिखाएंगे आप। पहले में आप क्या लिखिए, भ्रंश के प्रकार, टाइप लिखिए। पहला समान भ्रंश, समान भ्रंश। और दूसरा में क्या लिखेंगे, उत्क्रम भ्रंश। तो समान भ्रंश होते हैं, पुनः उत्क्रम भ्रंश होते हैं। जो समान भ्रंश है, क्या बोलेंगे, जो तनाव का बल है वह विपरीत दिशा में लगता है, तनाव का बल विपरीत दिशा में है, ये। पुनः यहाँ क्या बोलिए, इसका उल्टा करिए, जो तनाव बल है वो सेम डायरेक्शन में है, सामान्य दिशा में, अर्थात सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दिखा दीजिए, ये भूखंड है। अब यहाँ क्या बताना है कि यहाँ पे अगर दरार है, दरार फैल रही है, गैप हो रहे हैं, तो बोलेंगे भूखंड का विस्तार होता है। इसके आगे शब्द लिखिएगा, भूखंड का विस्तार होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, भूखंड का संकुचन होता है।
ठीक है। पुनः बोलेंगे समान भ्रंश में जो भूभाग होते हैं नीचे की ओर चले जाते हैं, अर्थात दबते हैं भूखंड, ये नीचे की ओर दब रहे हैं, ये कगार है, याद रखिए। भूखंड ये जो नीचे दब रहा है, ये वाला हिस्सा कगार है, ये पूरा कगार बोलिए, ये कगार। पुनः इसमें क्या बोलेंगे, जो भूखंड का हिस्सा है, इसमें भूखंड एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे या तो फिर ऊपर उठेंगे। इसका उल्टा कर दीजिए, ये डायग्राम एक दूसरे के उल्टा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसे करके दिखाइए, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं या तो उठ रहे हैं, इसमें दब रहा है, समान भ्रंश में दब रहा है। तो ये है आपके भ्रंश के प्रकार, तनाव बल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए, एक भ्रंश के अंदर और बहुत सारे भ्रंश रहे, अगर कहीं तनाव का बल अधिक लग जाए, भूखंड के किसी भी हिस्से में तनाव का बल अधिक लग सकता है या कम लग सकता है। अगर अधिक लगे या कम लगे तो इससे एक ही भूखंड के अंदर कई सारे क्या है आपके भ्रंश बन जाएंगे, एक के बाद एक भ्रंश। अगर एक के बाद एक भ्रंश बनता है तो इसे सोपानी भ्रंश कहते हैं। सोपानी का मतलब क्या होता है, कभी भी एक सीक्वेंस क्रम में एक सोपान है, अर्थात बढ़ता हुआ क्रम है ये। तो इसी तरीके से अगर आप राइन नदी की घाटी, जो राइन नदी है जर्मनी में है, कहाँ है राइन नदी, जर्मनी में बहती है, तो राइन नदी की घाटी है। अगर आप चले जाएं जर्मनी में तो वहां पे आपको एक दिखाई देगा सोपानी भ्रंश, राइन नदी की घाटी में, नाम दे देंगे सोपानी भ्रंश। अभी आप समान भ्रंश देख रहे थे, उत्क्रम भ्रंश, उसी में से है कि कई सारे भ्रंश बन जाए एक के बाद एक। देखिए भ्रंश की विशेषता क्या है, सबसे बड़ी जो विशेषता है भ्रंश का, ये कगार जो है सीधा रहते हैं, ये कगार क्या बोलेंगे, कगार जो है सीधा खड़ा रहता है, ये इसकी विशेषता है सबसे बड़ी चीज। और जो भी चीज है फिर ये सपाट रहता है, देखिए। तो कगार का शिखर क्या बोलेंगे, शिखर ना होके ये सपाट प्लेन है, शिखर नहीं है बल्कि सपाट क्षेत्र होता है, ना होके ये सपाट क्षेत्र होते हैं। पुनः यहाँ पे हम बात करते हैं आपका कि अगर भूखंड एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए तो इस तरीके से, अर्थात कैसे जा रहा है, आगे पीछे हो, अगर भूखंड आगे पीछे हो और एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश करे आगे पीछे, तो ऐसे करके एक करंट बोलेंगे, जो करंट भ्रंश का निर्माण होता है, करंट भ्रंश, याद रखिए करंट सब, करंट भ्रंश का निर्माण होता है। एक करंट भ्रंश का नाम है अमेरिका में सन एंड्रियास भ्रंश, सन एंड्रियास भ्रंश। तो ये भ्रंश है, क्या बोलेंगे, अमेरिका में है सन एंड्रियास भ्रंश। तो आपका ये हो गया राइन नदी में। आप बताइए कि सोपानी भ्रंश होते हैं, पुनः आगे बताइए कि करंट भ्रंश होते हैं, सन एंड्रियास भ्रंश एक करंट भ्रंश है। और इसके बाद अब मैं बात करूंगा आपसे कि भ्रंश के द्वारा कौन कौन से आपके दृश्य भूमि का निर्माण होता है, लैंडफॉर्म, क्या क्या दृश्य भूमि का निर्माण होता है। सबसे पहले देखिए दृश्य भूमि, कोई भू आकृति जो आपको दिखाई दे रही है उससे दृश्य भूमि बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में लैंडफॉर्म। यहाँ पे दृश्य भूमि भ्रंश के द्वारा, तो सबसे पहले नाम याद करिए कि कौन कौन सी दृश्य भूमि बनती है, तो बोलिए भ्रंश की कगार है, भ्रंश कगार। सेकंड नंबर पे बोलिए कि आपकी भ्रंश घाटी बनती है। थर्ड नंबर पे बोलिए कि ब्लॉक पर्वत या रैम घाटी, यहाँ पे कर लेते हैं, पहले एक साथ घाटी को रख लेते हैं। फिर क्या करिए, इस साइड में आप ब्लॉक पर्वत कर लीजिए, और पुनः एक और कर लीजिए आप आष्ट पर्वत, आष्ट पर्वत। ये सारे दृश्य भूमि है, देखिए
एक कगार है, ये भ्रंश की घाटी है, रैम घाटी है, ब्लॉक पर्वत, हाट पर्वत, सारे पर्वत का निर्माण दृश्य भूमि से होता है। ठीक है, तो इसमें एक साथ पहले क्या है, दोनों को उठाइए, फिर इन दोनों को उठाइए, दो दो करके पढ़िए, नहीं तो सेम आकृति दिखाई देते हैं, कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले मैं आपको भ्रंश कगार बता दूं कि भ्रंश कगार क्या है। जो हमारा पश्चिम घाट माउंटेन देखेंगे आप, मुंबई से स्टार्ट होता है और केरल तक, कन्याकुमारी तक जाता है, इसे बोलते हैं पश्चिम घाट। क्या बोलेंगे आप? पश्चिम घाट पर्वत। ये पर्वत है, ये कगार है, सीधा खड़ा है। इसके इस साइड में अरब सागर सीधा दिखाई देता है और इसकी साइड में मंद ढाल है। तो ये लगता है अचानक से खड़ा एक दीवार है, दीवार की भांति कहाँ से आया, तो ये भ्रंश कगार है ये। या तो इस साइड की भूमि जो है आपकी, भूमि का कटाव हो गया हो या दब गई हो, या इस साइड जो है पश्चिम घाट का ये जो पश्चिम तट वाला इलाका है ये धंस गया हो नीचे, तो ये वाला एक भ्रंश कगार है। पुनः विंध्याचल जो आपका मध्य प्रदेश में ऐसे करके और बिहार तक जाता है कैमूर की श्रेणी तक, तो विंध्याचल, तो ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखेंगे विंध्याचल। तो विंध्याचल माउंटेन क्या है कि ये भी एक भ्रंश कगार है। ठीक है, इसको हटा लीजिए। तो भ्रंश कगार के दो एग्जांपल आप दीजिए, पश्चिम घाट, विंध्याचल, कि भ्रंश कगार सीधे खड़े हैं ये। पुनः यहाँ पे भ्रंश घाटी, ये इंपॉर्टेंट है कि भ्रंश घाटी क्या होती है। देखिए, भ्रंश के द्वारा जो निर्मित घाटी है भ्रंश घाटी कहते हैं। सबसे बड़ा भ्रंश घाटी याद रखिए आप, जॉर्डन जो कंट्री है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, जॉर्डन की घाटी से शुरुआत होती है, अफ्रीका के जाम्बेजी नदी तक जाती है, जाम्बेजी रिवर तक जाती है, ऐसे करके। तो इसी के अंदर लाल सागर भी है, ये लाल सागर में जाती है, पुनः अफ्रीका की इथोपिया तक आती है, इथोपिया से फिर केन्या उन्या होके, मेडागास्कर होके, सॉरी केन्या मोजाम्बिक होके ऐसे जाके पुनः फिर एक जगह मिल जाती है ये। तो मोजाम्बिक तक जा रही है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सब के बीच से बह रही है। ये भ्रंश घाटी है, जॉर्डन की घाटी से लेकर जाम्बेजी तक। इसका नाम है ग्रेट अफ्रीका रिफ्ट वैली बोलेंगे, ग्रेट अफ्रीका रिफ्ट वैली। यहाँ पे नाम देखिए, हिंदी भी कर लीजिए जो भी है। ग्रेट मतलब महान अफ्रीका की घाटी, महान अफ्रीका की भ्रंश घाटी, ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बीच में जो घाटी है काफी सारे झील बन जाते हैं, तो आपको झील जगह जगह दिखाई देंगे, जैसे न्यासा झील, देखिए न्यास, ये झील का नाम है न्यासा झील। पुनः टंगानिका झील, टंगानिका झील, न्यासा झील, रुडोल्फ झील, रुडोल्फ झील, फिर है एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, अल्बर्ट झील, और एडवर्ड है, एडवर्ड, एडवर्ड झील। ये सारे झील का नाम है, न्यासा झील, टंगानिका झील, रुडोल्फ झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील। ये आपकी ग्रेट अफ्रीका रिफ्ट वैली में है, मतलब ये जो घाटी है, जो भ्रंश घाटी है, इसकी विशेषता बताइए कि क्या क्या विशेषता होती है। बोलिए, सबसे पहले देखिए लंबी है, कितनी लंबी है, 5000 किलोमीटर तक लंबी है, जॉर्डन इजराइल से शुरू होकर यहाँ तक समाप्त होती है। विशेषता बोलिए, लंबी है, तो ये लंबाई हो गया यहाँ से यहाँ तक। चौड़ाई बोलिए, चौड़ाई है, तो चौड़ाई कम होती है, लंबी है, संकरी है, और बोलिए गहरी है, क्योंकि इसमें झील है, टंगानिका झील तो 1-1 किलोमीटर तक गहरा है, तो झील गहराई में अर्थात गहरी होती है। लंबी है, संकरी है, गहरी है। इसी में है जॉर्डन इजराइल के बीच में, एक याद करिए, डेड सी, डेड मतलब मरा, डेड झील सागर है, तो मृत सागर हिंदी में, कि मृत सागर, मरा हुआ सागर कहाँ है, बोलेंगे इजराइल जॉर्डन की घाटी में है, जो ग्रेट अफ्रीका रिफ्ट वैली है, इसी का हिस्सा है। तो यहीं से शुरुआत होती है। इसकी लवणता बहुत अधिक है, क्या बोलेंगे, 300% से भी अधिक लवणता है। इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है, लवणता के कारण डेंसिटी, घनत्व अधिक हो जाता है, अर्थात नमक, पोटेशियम, कैल्शियम के क्लोराइड है अधिक मात्रा में, फलस्वरूप कोई व्यक्ति जो है इसमें डूबता नहीं है।
तो ये आपका है भ्रंश घाटी के बारे में एक परिचय। भारत में भी भ्रंश घाटी है, तो इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। और जो भारत में है उसमें भी दो भ्रंश घाटी का नाम बताइए, क्या बताएंगे? तो बोलिए आप। एक नर्मदा की घाटी भ्रंश घाटी है, नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी है। पुनः दामोदर की घाटी भ्रंश घाटी है, दामोदर घाटी। ये दोनों भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल है भारत के अंदर। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के एक और विंध्याचल पर्वत है, और दूसरी ओर क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत है। ये दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत, इसके बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है, इसलिए भ्रंश क्या बोलेंगे कि घाटी में है नर्मदा नदी। दामोदर घाटी कहाँ पे है? तो बोलेंगे झारखंड में है। ये दामोदर नदी झारखंड से निकलती है, बंगाल में जाती है। पहले बंगाल का शौक था, बंगाल में बाढ़ लाती थी, लेकिन इस पे क्या है, काफी सारे बांध बना दिए गए हैं, इसलिए अब बाढ़ नहीं लाता। लेकिन ये भ्रंश घाटी से बहती है। अब इसके बाद देखिए रेम घाटी और जस्ट भ्रंश घाटी। जिस तरीके से जो भूखंड नीचे दबता है उससे बनती है, तो रेम घाटी में दोनों कगार। ये जो भ्रंश घाटी है ये नीचे दबने से बनती है, ये ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, इसे डायग्राम को आप अच्छे से सजा भी सकते हैं। मैंने आपको बताया कि थोड़ा कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि परत बाई परत है, पृथ्वी बनी हुई है। तो बस एरो का निशान दिखाइए कि भ्रंश घाटी है, दो कगार के बीच से दबी हुई। लेकिन रेम घाटी उल्टा करिए ऐसे करके, तो ये रेम घाटी है। इसमें कगार क्या है? सीधे जा रहे हैं, मतलब कगार दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं। रेम घाटी भ्रंश घाटी के उल्टा होती है, दोनों ही में ही नदी बहेगी, लेकिन कगार जो है इसमें नीचे की ओर जा रहे हैं, भूखंड नीचे दब रहा है। इसमें भूखंड जस की तरह से दोनों कगार ऊपर उठ रहे हैं, था कोई हिस्सा तो जस की तरह से, लेकिन दोनों पोर्शन क्या है, सीधे खड़े होते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। ये दोनों, तो दोनों भाग रहे हैं इस साइड। अब इसके बीच में जो भी घाटी बहेगी उसमें नदी बहेगी। तो इसमें एक है एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह रेम घाटी की एग्जाम्पल है। क्या बोलेंगे? रेम घाटी उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये आपका हो गया रेम घाटी, इस साइड हो गया भ्रंश घाटी। अब आप देख लीजिए, ब्लॉक पर्वत और हाश पर्वत दोनों एक साथ में उस साइड बिठाया था मैं। तो ब्लॉक पर्वत हाश पर्वत को एक साथ पढ़िएगा। इस साइड भ्रंश घाटी रेम घाटी को एक साथ पढ़िएगा आप। अंतर बस बल का है और कुछ विशेष नहीं है। ब्लॉक पर्वत में कुछ ऐसा डायग्राम बनाइए। ये अब इन दोनों को मैचिंग करवा दीजिए ऐसे करके। एरो का निशान दिखाइए ऐसे करके, ठीक है। और इसको ऐसे दिखा दीजिए। तो आपका एरो का निशान क्या बता रहा है? बोल रहा है भूखंड नीचे की ओर दब रहे हैं। तो ब्लॉक पर्वत में जो भूखंड है, अर्थात बीच का हिस्सा क्या हो रहा है आपका, नीचे की ओर दब रहा है। तो पर्वत जो नीचे निर्माण हो रहा है कुछ ऐसे ऐसे। इसमें आपको दिखाना है कि दोनों कगार, जो दो कगार हैं ये और ये नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और भूखंड यथा स्थिति, अर्थात बीच वाला पोर्शन जो है यथा स्थिति में है। यथा स्थिति कौन सा? बीच वाला भाग। तो जो दो दरार है, दरार के बीच वाला भाग तो यथा स्थिति में है, दोनों ओर के भूखंड नीचे दब रहे हैं कगार। तो बोलिए कगार नीचे की ओर जाते हैं, नीचे जा रहे हैं। और बीच वाला हिस्सा क्या बोलेंगे? यथा स्थिति में बीच वाला पोर्शन है। तो ऐसे में जो पर्वत का निर्माण होता है वो क्या होंगे? ब्लॉक पर्वत है। देखिए कगार सीधा खड़ा रहता है, भ्रंश की विशेषता है। जो भी दृश्य भूमि बन रहे हो कगार सीधा रहेंगे, तो सीधा है। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? सपाट है, प्लेन है। तो पर्वत तो है
लेकिन पर्वत का ये शिखर ना होके, जैसे बलित पर्वत रहते हैं उसमें शिखर रहता है, ऐसे ढाल पे चलते चलेंगे ये शिखर मिलेगा आपको, ये वाला। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, पर्वत तो है सीधा ऊंचा उठा, लेकिन ये सीधा रहेगा और ये सपाट रहेगा। तो इस तरीके से ब्लॉक पर्वत और नवीन बलित पर्वत दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ब्लॉक पर्वत में तो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है अगर ये दोनों यथा स्थिति में रहे, बीच वाला उठे, तो वो हार्श पर्वत हो जाएगा। ब्लॉक पर्वत का जस्ट उल्टा हार्श पर्वत करिए, डायग्राम सेम रहेगा। तो भ्रंश की घाटी, रेम की घाटी में डायग्राम सेम रहते हैं लगभग, ठीक इसी तरीके से ब्लॉक पर्वत, हार्श पर्वत में भी डायग्राम सेम रहेंगे। अब नीचे जो भी जैसा भी डायग्राम है आप कलर कर सकते हैं। इसको दिखा दीजिए आप कि ये क्या है, यथा स्थिति में बीच वाला पोर्शन उठ रहा है। अब दिखाइए, आप उल्टा कर दीजिए कि कगार यथा स्थिति में है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कगार पे। फोर्स जो लग रहा है, बल जो तनाव लग रहा है, ये ऊंचा उठा दे रहा है बीच वाले पोर्शन को, अर्थात भ्रंश को जो है, दो भ्रंश रेखाओं के बीच वाला भूखंड ऊंचा उठ रहा है। तो बोलेंगे बीच वाला पोर्शन, देखिए वहां पे बीच वाला पोर्शन यथा स्थिति में था ब्लॉक पर्वत में, ये हार्श पर्वत है, तो बीच वाला जो है ऊंचा उठता है। तो ये है आपका कि बीच वाला पोर्शन ऊंचा उठ गया, ये दोनों पे कोई विशेष प्रभाव न पड़े, दोनों कगार यथा स्थिति में रहे, तो हार्श पर्वत का निर्माण होता है। सेम है कगार खड़ा। अब यहाँ एरो का निशान दिख रहा है कि फोर्स लग रहा है, बीच वाले पोर्शन को उठा उठा दे रहा है, तो पर्वत तो बने, ब्लॉक पर्वत भी बना, हार्श पर्वत भी बना, लेकिन एक दूसरे के जस्ट उल्टा फोर्स के कारण बन रहे हैं। तो ये दिखाना है। ब्लॉक पर्वत का एक एग्जाम्पल आप लिखिएगा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट कोई काला जंगल नहीं है, ये पर्वत का नाम है, जर्मनी में है, लिखिए ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है। भारत में लिखिएगा ब्लॉक पर्वत, सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत है, विंध्याचल पर्वत ब्लॉक पर्वत है। तो भ्रंश की घाटी जो भी रहती है उसके दोनों कगार पे एक पर्वत जरूर रहता है, तो ब्लॉक पर्वत है ऐसे करके। तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, इसके एक ओर में राइन नदी बहती है। इधर भारत में क्या बोलेंगे, जो सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, दोनों ब्लॉक पर्वत है। पुनः यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, हार्श पर्वत में फ्रांस में एक वास्चेस पर्वत, नाम याद करिए, हार्श पर्वत का एक एग्जाम्पल है वास्चेस पर्वत। क्या बोलेंगे, जर्मनी में। भारत में भी है, उत्तराखंड में गढ़वाल वाले इलाके में वास्चेस पर्वत दिखाई देंगे। तो ये आपका टोटल लैंड फॉर्म है। भ्रंश कगार बता दीजिए सीधा खड़ा, भ्रंश की घाटी बताइए, रेम की घाटी, ब्लॉक पर्वत, हार्श पर्वत बताइए, कुछ फोर्स का डायरेक्शन दिखा के डायग्राम के साथ। जरूरत पड़े तो इसे कलर करिए डायग्राम को, ठीक है, अलग अलग भूखंड को दिखाइए। सबसे पहले ब्लॉक जो ही आप डायग्राम बनाए बंद करिए इसे, इसको उठाइए। मतलब आप ऐसे दिखा सकते हैं, परत बाई परत। इसको भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। एक बार देख लीजिएगा आप, भ्रंश किसे बोलते हैं, ये हमारा भू संचलन का टोटल टॉपिक हो गया कि ऊर्ध्वाधर बल लग रहे हैं, है ना, कि कौन से बल लंबवत बल लग रहे हैं, या तनाव किस तरीके से पड़ रहा है, भू दृश्य अलग अलग टाइप से। तो भू संचलन का 2 वीडियो हो गया, इन सबको कंबाइन करके पढ़िएगा तो आपका भू संचलन, अर्थ मूवमेंट समाप्त होगा। फिर बात करेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ ज्योग्राफी में। तब तक के लिए नमस्कार।